हम लोगों ने एल्कीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये सीख लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। पहले पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले करते हैं इसमें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टी तो देखो एल्कीन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एल्केन से बहुत ज्यादा सिमिलर है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, चाहे वो सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है एल्केन से। ध्यान रखना मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बोला, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन इज वेरी सिमिलर टू एल्केन। जैसे हम लोग बात करते हैं इनका स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट, तो जैसे एल्केन में शुरू के 4 मेंबर क्या होते थे गैस, वैसे ही एल्कीन में भी स्टार्टिंग 4 मेंबर क्या होते हैं गैस। तो क्या आपके पास इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर गैस। तो स्टार्टिंग 4 मतलब 4 मेंबर तो नहीं बोलेंगे कि स्टार्टिंग 3 मेंबर, एक्चुअली में स्टार्टिंग 3 मेंबर, या फिर आपके पास क्या होगा अप टू 4 कार्बन जो एल्कीन होता है वो गैस होता है। तो एक्चुअल में पहला जो मेंबर वो तो इथीन होता है, तो इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन ये गैस होता है। जैसे एल्केन में क्या था मिथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो अप टू 4 कार्बन क्या होता है आपके पास एल्कीन क्या होता है गैस। मतलब क्या है स्टार्टिंग 3 मेंबर, स्टार्टिंग के 3 मेंबर गैस है कौन कौन से, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। उसके बाद जो नेक्स्ट 11 मेंबर है मीन्स क्या होता है कि मतलब 2 से लेके 4 तक ये गैस है। नेक्स्ट 11 मेंबर मीन्स 5 टू लेके 15 तक ये लिक्विड है। तो नेक्स्ट 11 मेंबर लिक्विड है और जो हायर मेंबर है C16 से ज्यादा, तो ये आपके पास क्या है सॉलिड। तो और जैसे एल्केन के लिए हो रहा था, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगा। तो C16 के ऊपर क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अब वही याद रखना, शुरू की गैस है, शुरू के 3 मेंबर गैस है, फिर लिक्विड और हायर वाले क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। और जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना था। अब इसमें समझते हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जब भी आपको सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा तो एक ही बात समझ में आनी चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मैंने बोला, लाइक डिसॉल्व लाइक। एल्केन क्या होता है भाई, एल्केन तो नॉन पोलर होता है। तो जैसे एल्केन नॉन पोलर है वैसे भाई एल्कीन भी क्या होता है नॉन पोलर। तो एल्कीन क्या होता है नॉन पोलर। अगर वो नॉन पोलर है तो वो भी क्या होगा, कहाँ सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होगा, उसमें एल्कीन सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन होता है उसमें ये सॉल्युबल होगा। सॉल्वेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, जहाँ पे स्पेशली सॉल्वेंट पढ़ाया है, तो आप वो वाले लेक्चर को रिफर भी कर सकते हो। तो एल्कीन क्या होता है नॉन पोलर, तो क्या होगा आपके पास ये सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर वाटर की बात करें तो वाटर मैंने क्या बताया भाई, वाटर बताया पोलर। वाटर अगर पोलर है और सॉल्युबिलिटी का रूल क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक, और एल्कीन क्या है नॉन पोलर। तो एल्कीन जो होगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो याद रखना है कि एल्कीन वाटर में क्या होता है इनसॉल्युबल। तो क्या याद रखना है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एल्कीन नॉन पोलर होता है तो वाटर में भाई क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। जैसा बताया फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा क्या है कि एल्केन से मिलता है, एल्केन भी इनसॉल्युबल है और एल्केन भी इनसॉल्युबल। अब इसमें क्वेश्चन जो होता है वो सीस और ट्रांस को कंपेयर करने के लिए आ सकता है। मैंने बाकी जो प्रॉपर्टीज बताया है बस वो इंफॉर्मेशन के लिए, उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ना ही उस पर क्वेश्चन सीटी में आ सकता है, ना ही जेई मेन में, ना जेई एडवांस में, ना नीट में। सिस और ट्रांस के बारे में लेकिन आ सकते हो। तो हम लोग सिस और ट्रांस को पढ़ लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल आपके पास ये, हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों हाइड्रोजन या दोनों CH3 सेम साइड लगाया। अगर सेम साइड लगाया तो ये सिस होगा, और अगर हमने इसको अगर अपोजिट जोड़ा तो क्या होगा ट्रांस। तो वो सिस और ये ट्रांस।
तो हम लोग इसमें बात करते हैं पहले स्टेबिलिटी की, भाई दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो ऐसा होता है कि जहां बल्कि ग्रुप दूर दूर, बल्कि मतलब कि देखो ऐसा है कि जो भारी भरकम है उनमें रिपल्सन होता है। भारी भरकम कौन है? CH3। जहां CH3 दूर दूर वो स्टेबल, जहां भारी भरकम अगल बगल वो अनस्टेबल। तो जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो ट्रांस होगा वो सिस वाले से ज्यादा स्टेबल है। तो भाई ट्रांस जो है सिस वाले से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ये। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट की। अब यहां बात करेंगे डायपोल मोमेंट की, तो दोनों में डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम साइड है और यहाँ अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या करेंगे भाई? अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे। तो ये दोनों अपोजिट है तो कैंसिल करेंगे। तो अगर कैंसिल करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। इसका 0 तो नहीं होगा पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो सिस और अगर ट्रांस में बात की जाए तो सिस वाला जो होता है भाई ट्रांस वाले से ज्यादा पोलर होता है। तो सिस वाला क्या है? पोलर। याद रखना है, सिस वाला क्या है? पोलर। और ट्रांस वाला क्या है? नॉन पोलर। यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है? 0 होता है। ध्यान रखना, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको पता है कि पोलर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होता है तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट फिर ट्रांस से ज्यादा होना चाहिए। बस हो गया। तो सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ट्रांस से ज्यादा होगा। अब इसमें बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किसमें? इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं भाई। तो वाटर क्या होता है? देखो पोलर होता है और रूल मैंने बताया लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर वाले में कौन सॉल्युबल होगा? पोलर वाला। तो पोलर वाले में पोलर वाला सॉल्युबल होगा। तो इन दोनों में कौन पोलर है? इसमें सिस वाला पोलर है। तो ऐसा नहीं कि सॉल्युबल बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, वो थोड़ा सा हो जाएगा। तो सिस वाला ट्रांस की कंपेरिजन में थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा। तो सिस वाला क्या होगा? ट्रांस वाले से थोड़ा सा सॉल्युबल होगा। और इसमें अगर बात करते हैं लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट की, देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पोलर नॉन पोलर पे डिपेंड नहीं करता है। मेल्टिंग का मतलब होता है कि आपने सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड में। अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली पैक होगा तो उसको मेल्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और क्लोजली पैक क्या होगा? याद रखना है, जिसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मींस मोर क्लोज पैकिंग मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। ये बात याद रखना, मैंने जो बताया मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मींस मोर क्लोज पैकिंग मींस हायर मेल्टिंग पॉइंट। देखो मास पे तो करता ही करता है, मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, पर जब मास सेम होगा तो उसकी बात हो रही है। तो मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मींस मोर क्लोज पैकिंग मींस मोर मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट के केस में थोड़ा सा उल्टा है। ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये ध्यान रखना है कि सिस वाले से ज्यादा होता है। तो ये हमारा टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब हम लोग भाई सीखते हैं क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। और एल्कीन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर में मतलब कि हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से कोई एक टॉपिक बोला जाए कि बताओ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ये भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले एल्कीन का नाम देखते हैं। तो एल्कीन का वही जो केमिकल नेम है तो वो आपके पास है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स का मतलब यह है कि ऑल फॉर्मिंग, ऑल मतलब तेल, भाई ऑल फॉर्मिंग सब्सटेंस। इसका मतलब क्या? ऑल फॉर्मिंग सब्सटेंस। तो जितने भी तेल आते हैं मार्केट में, अरे कोई भी ले लो, ग्राउंड नट ऑयल ले लो, पाम ऑयल ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, जितने भी तेल आते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली उसमें एल्कीन होता है, नॉर्मली एल्कीन होता है। तो इसलिए एल्कीन को क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स।
तो ये क्या ऑयल फॉर्मिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये आपका एल्कीन का कॉमन नेम या केमिकल नेम है। तो ये एल्कीन का कॉमन नेम केमिकल नेम भी बोल सकते हैं ओलेफिन्स, ठीक है। तो हम लोग इसके आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो देखो एल्कीन के केस में क्या है, ये एक एल्कीन को मैंने ड्रॉ कर दिया मान लेते हैं। अब एल्कीन को पहले एल्केन से समझते हैं। एल्केन को बोला गया था पैराफिन, क्यों बोला गया था? पैराफिन का मतलब होता है वेरी लो एफिनिटी फॉर केमिकल रिएक्शन, ये बोला था। लो एफिनिटी के पीछे देखो दो रीजन बताए, ना एल्केन में पोलर बॉन्ड है ना एल्केन में पाई बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड होता तो चार्ज होता तो रिएक्शन कर लेता, तो एल्केन में भाई पोलर बॉन्ड भी नहीं है, और ना पाई बॉन्ड है, सारे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, नहीं कर पाया रिएक्शन। एल्कीन में देखो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो ये टूट सकता है, और अगर टूट सकता है तो इसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होगी। तो एल्कीन जो होता है एज कंपेयर टू एल्केन काफी रिएक्टिव होता है। तो जैसे मान लो घर पे जो आपके पास जो तेल होता है ऑयल, आप उसको एक दिन के लिए खुला छोड़ दो, देखो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप अपने घर पे कोई भी तेल ले आओ, मान लो आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, उसको खोल दो 2-4 दिनों के लिए, तो एयर में ऑक्सीजन होता है, तो देखो उसका कलर वलर सब चेंज हो जाएगा। तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्केन से बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। आप देखो पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, देखो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कैसा बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एल्कीन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं रिपीट करता हूं, हम लोग लिखते हुए रहते हैं ड्यू टू पाई बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है? एल्कीन इज रिएक्टिव। भाई पाई बॉन्ड है और वो आराम से टूट सकता है, इसलिए रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलो पहली बात हो गई। अब पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होगा? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के तरीके से काम करेगा। तो क्या कहते हैं? एल्कीन एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्कीन एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे एक्ट करता है। तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे एक्ट करता है तो उस पर कौन अटैक करेगा? उस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर टू अटैक ऑन एल्कीन। Alkene act as source of electron, so electrophile prefer to attack on alkene। ठीक है भाई, एल्कीन पे कौन प्रेफर करता है अटैक करना? है आपका इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है और उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफाइल चलो अटैक करेगा तो एल्कीन कौन सा रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन? तो देखो पाई बॉन्ड है, आराम से टूट जाएगा। तो एल्कीन जो होता है नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना प्रेफर करता है। तो पहले लिख लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं, देखो नॉर्मली मैंने बोला कि हम लोग आगे एल्कीन की मान लो 10 रिएक्शन पढ़ते हैं, 10 में से 8 में मैकेनिज्म यही होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाकी 2 में तो अलग हो सकता है, सब में ये मैकेनिज्म नहीं होगा, पर 2-3 में अलग हो सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसमें लिखते हैं नॉर्मली एल्कीन गिव एडिशन रिएक्शन। नॉर्मली एल्कीन कैसा रिएक्शन देता है? एडिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो नॉर्मली एल्कीन गिव एडिशन रिएक्शन। और आप लोगों को मैंने नेमिंग बताया था भाई, जो पहले अटैक करता है उसके हिसाब से नाम होता है। पहले अटैक कौन करता है? देखो एल्कीन। एल्कीन क्या बोला? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्कीन क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल। उस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कैसा रिएक्शन दे रहा है? एडिशन। तो पहले अटैक कौन कर रहा है? पहले अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और रिएक्शन कैसा है? एडिशन। तो कौन सा रिएक्शन देगा? एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसलिए अब याद रखना है कि एल्कीन नॉर्मली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन नॉर्मली कौन सा रिएक्शन देगा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन नॉर्मली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एल्कीन का प्रिफर्ड रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझते हैं कैसे देता है, इसको समझते हैं। तो आपके पास भाई ये एक एल्कीन है, तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन वो बनाना है जो स्टेबल है। याद रखना, कार्बोकैटायन वो बनाना है जो स्टेबल है। हमें इंटरमीडिएट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जीओसी में क्यों पढ़ा था हम लोगों ने? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन कार्बोनन क्यों पढ़ा था? उसका स्टेबिलिटी, इसलिए कि उसका यहाँ यूज कर सके। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना इजीली रिएक्शन होगा। तो हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट को फॉर्म करना है। तो कार्बोकैटायन के लिए याद रखना है, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? प्राइमरी, उससे अच्छा सेकेंडरी, उससे अच्छा टर्सरी। तो हमेशा याद रखना है स्टेबल वाला कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है। अगर इधर गया, मान लो इधर गया, पहले मान लेते इधर गया, तो अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, और ये मतलब भाई इलेक्ट्रॉन लेके गया और यहाँ पे ई का अटैक, तो क्या बनेगा? CH पॉजिटिव CH2E। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है? देखो दूसरा ऑप्शन, ये इधर जाता और ये इधर अटैक करता, तो दूसरा ऑप्शन ये। तो आपके पास क्या बनता? RCHE और क्या बनता? CH2 पॉजिटिव। ये दो ऑप्शन है। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो ये वाला कैटायन 2 डिग्री सेकेंडरी, इस कार्बन के दोनों अगल बगल कार्बन, और ये कैसा है? प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी में ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये स्टेबल है तो इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना है। तो क्या बनाओगे? ज्यादा स्टेबल कैटायन बनाएंगे। तो इसको बनाना, इसको नहीं बनाना। किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी रिएक्शन में हमेशा स्टेबल इंटरमीडिएट को फॉर्म करना है। तो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा? तो भाई इसको बना लिया, ये बन गया। अब इस पे क्या करना है? अब इस पे करना है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल पे नॉर्मली लोन पेयर होगा, माइनस चार्ज होगा, इसका अटैक। अब इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा? RCHNu CH2E। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। तो देखो रिएक्शन में पाई बॉन्ड की जगह ये दोनों जुड़ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा रिएक्शन है भाई? ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। पर पहले किसने अटैक किया? पहले अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसा रिएक्शन है ये? ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एल्कीन के कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं। उसमें जो फर्स्ट होगा वो आपके पास है रिएक्शन विथ HX। HX का मतलब है हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलोजन जिसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या? ये आपके पास है हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये हमारा पहला रिएक्शन होगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन विथ HX। तो एक हम लोग एल्कीन लेते हैं, और HX का मतलब देखो क्या होगा? HX का मतलब होगा H+। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? H+ का इस पे अटैक करेंगे। H+ के अटैक से क्या बनेगा? H+ के अटैक से भाई बनेगा एल्कीन, मतलब कैटायन। तो आपको क्या करना है? स्टेबल कैटायन बनाना। H+ का अटैक करवाएंगे एल्कीन पे, क्या बनेगा? कैटायन। हमेशा आपको स्टेबल कैटायन को फॉर्म करना है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर आप इधर लेके आओगे तो ये जो कैटायन बनेगी स्टेबल होगा। तो हमेशा आपको स्टेबल इंटरमीडिएट को फॉर्म करना है, ये बात को ध्यान रखना। तो क्या बनेगा? RCH पॉजिटिव और क्या बनेगा? CH3। अब इस पे क्या होगा? X- का अटैक, तो बनेगा RCHX CH3। ये आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अटैक,
2 डिग्री कटायन इज मोर स्टेबल और फिर ये इस मैकेनिज्म में हमेशा याद रखना है कि जो कटायन बनेगा वो हमेशा बनेगा स्टेबल। कटायन की स्टेबिलिटी ही ऑलवेज डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन decides the stability of cation decides the major product। तो मेजर प्रोडक्ट भाई कौन डिसाइड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कटायन ऑलवेज डिसाइड्स द मेजर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जो स्टडी किया वो किया एक्चुअल में मार्कोव-निकोव्स। तो हम लोग एक लिखते हैं मार्कोव-निकोव्स रूल, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे मार्कोनिफ रूल, या पूरा क्या बोला जाएगा मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल या फिर मार्कोनिफ रूल, सिंपल मार्कोनिफ रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि हाइड्रोजन को आपको हमेशा उसको देना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो रूल क्या कहता है पहले समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन is given to that carbon। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन थे तो हाइड्रोजन किसको दिया? इसको, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन इज गिवन टू that carbon which already have more hydrogen। हाइड्रोजन इज गिवन टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैव मोर हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन उसको देना है जिसके पास पहले से ही क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन है। ये बात को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन इज गिवन टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैव मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है? हाइड्रोजन। तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल उसको देते हैं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। तो इसको लिख लेते हैं कि आपके पास इसी रूल को दूसरा फॉर्म electrophile is given to that carbon which already have more hydrogen। तो इलेक्ट्रोफाइल उसको देना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। देखो ये जो रूल जो बना है ये कुछ चीजों को, कुछ मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करके बना है। ये रूल गलत भी हो सकता है। ये रूल कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हमेशा सही होगा। ये रूल मैं बता देता हूँ, ये केमिस्ट्री है, रूल भी है और इसमें एक्सेप्शन ये कोई रूल एक्शन में नहीं है, ये है रूल। ये ध्यान रखना, ये कभी भी फेल नहीं होगा। क्या फेल नहीं होगा? हमेशा जो ज्यादा स्टेबल कटायन होगा वही देगा स्टेबल प्रोडक्ट। अब एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की 4 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल देख लेते, एक रूल बना दे। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हर जगह आप ये हर जगह ये रूल लगाते रहोगे। ये रूल ध्यान रखना फेल हो सकता है। मैं बता देता हूँ ये रूल बहुत जगह फेल होगा। अब होता क्या है, 2 टाइप के बच्चे होते हैं, वो हमेशा इसी रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है चाहे वो सीटी जैसा एग्जाम हो वहां पे भी इस रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट का आंसर नहीं आता है। तो ये रूल देखने के लिए बस है, इसका यूज ज्यादा पड़ता नहीं है। तो हमेशा क्या डिसाइड करना है? इससे डिसाइड करना है, इससे जो स्टेबल कटायन होगा वही हमेशा देगा मेजर प्रोडक्ट। इस रूल में फेलियर हो सकता है, ध्यान रखना। ये मत कल कहना कि सर आपने तो रूल बताया था, रूल मैंने बताया और ये भी बोला कि रूल फेल हो सकता है। ये रूल फेल हो सकता है पर ये कभी भी फेल नहीं होगा। अगर ये फेल हो सकता तो आपको कभी भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया जाता। मैकेनिज्म इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है। तो हमेशा जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही देगा आपका मेजर प्रोडक्ट। रूल फेल हो सकता है। पहले समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CHCl और CH3। इसको हाइड्रोजन, इसको क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं।
मैं पहले एक्सेप्शन वाला केस दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये वो ऐसा वैसा, तो कर लेते हैं। पहले एक्सेप्शन वाला केस कर लेते हैं। मैंने एक काम किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन कराओ HCl के साथ। दो ऑप्शन है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे इधर, तो क्या बनेगा NO2 और फिर आएगा CH2 CH2 पॉजिटिव। और मतलब आप इधर लेके गए तो ये बना ये, और इधर इलेक्ट्रॉन को, इधर मैंने क्या किया H+ को जोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन क्या था, मैं इधर लेके आया और यहाँ पे H+ को जोड़ दिया, तो इससे क्या बना आपके पास NO2 CH2, बल्कि यहाँ आपके पास बना CH पॉजिटिव और CH3। ये इधर आया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया। अब देखना है कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो भाई NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इससे कटायन जितना दूर होगा उतना, देखो एक तो कटायन है, बेचारे के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है। अगर खींचने वाला है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे देखो ये NO2 से दूर है तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, दूर है भाई। और यहाँ पे ये C के पास में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा खींचेगा। तो इन दोनों में जे आपके पास है ये लेस स्टेबल है। तो दोनों में कौन कम स्टेबल है, ये। तो ये वाला आपके पास ज्यादा स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा स्टेबल कटायन डिसाइड करेगा। तो ये स्टेबल है तो इससे बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब इस वाले पे ये स्टेबल है तो ये वाला आपको बनाना है। इस वाले पे Cl का अटैक, और आपके पास बनेगा ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, तो भाई इसको दे दिया जिसके पास कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मार्कोनिफ रूल फेल हो गया। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि मार्कोनिफ रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। रूल अपनी जगह देखो, रूल क्या होता है, 10-15 मॉलिक्यूल देखे एक रूल बना दिया। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पे रूल फेल हो जाएगा वो, तो ऐसे जगहों पे रूल को अप्लाई नहीं करना है। तो किसको फॉलो करना है, अगर आपसे पूछा जाए क्या फॉलो करना है, फॉलो मैकेनिज्म को करना है। फॉलो किसको करना है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को, इसीलिए वो पहले पढ़ाया जाता है। तो याद रखना है कि हमेशा जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही आपके पास क्या फॉर्म करेगा, वही फॉर्म करेगा आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट। इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। जिसको रीअरेंजमेंट नहीं पता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, वहां पे ऑलरेडी एक टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरा पुराना आपका लेक्चर पे जाना है जिसका टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो वहां पे मैंने रीअरेंजमेंट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा तो रीअरेंजमेंट करवाना कभी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है किसी को समझना है तो मैंने आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। एक पीछे एक टॉपिक है जिसका नाम था रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने वहां पर रीअरेंजमेंट को बहुत डिटेल में बता रखा है, आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है आप उसको लेक्चर्स को देखो, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो देखते हैं आपके पास क्या होगा। अगर हमारे पास ये एक एल्कीन है, इसका रिएक्शन अगर आप HBr के साथ करोगे तो पहले H+ का अटैक, तो ये आपके पास बनेगा ये मॉलिक्यूल, यहाँ आपके पास वही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और इधर CH3। अब ये 2 डिग्री कटायन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है जिसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट, जिसके बारे में आपको पीछे पढ़ना है।
तो यहाँ आपके पास क्या होगा, H माइनस का शिफ्ट, तो जो आपके पास क्या कहलाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये आपके पास कहलाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा Me CH2 और CH3 और यहाँ पे आया कटायन, तो ये इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे कटायन आएगा। अब यहाँ पे जुड़ेगा Br माइनस, तो यहाँ पे जुड़ेगा Br माइनस, तो आपके पास क्या होगा Me और ये आएगा Br CH2 CH3, तो ये हमारा आंसर होगा। तो याद रखना है कि जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट करवाना कभी भी नहीं भूलना है। तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। आप लोगों को समझ में आए होगा क्या करना है इसमें। पहले H प्लस का अटैक, यहां बनेगा कार्बोकेटाइन। अब आपके पास यहां पे होगा रिंग एक्सपेंशन। क्या रिंग एक्सपेंशन? रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ा रखा है, उसके अंदर प्रॉपर्ली एक वीडियो मैंने रिंग एक्सपेंशन पे बनाया है। रिंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 और 3, तो भाई दोनों साइड दोनों सिमिलर है, तो कोई भी बॉन्ड तोड़ दो, तो 2 और मैंने कहा था 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना होता है और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना होता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास बनेगा ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे भाई हाइड्राइड शिफ्ट, और उसके बाद बनेगा आपके पास ये मॉलिक्यूल, ये कटायन, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा Cl माइनस, और आपके पास क्या होगा, ये इसका आंसर। अब देखो आप बोलो सर यहाँ मॉर्कोनिफ्यूल, अरे मॉर्कोनिफ्यूल तो तब होगा जब ये मॉलिक्यूल होता है, ये तो ये हो गया 5 मेंबर बन गया 6 मेंबर, तो किस बात का मॉर्कोनिफ्यूल, तो मॉर्कोनिफ्यूल तब अप्लाई होता है जब रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एग्जाम्स में जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, उसमें रीअरेंजमेंट जरूर आता है, तो इसलिए सब लोग रीअरेंजमेंट के लेक्चर्स को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिना रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन तो सीटी में भी नहीं आता है, तो नीट में जेईई मेन में तो कंफर्म आता ही आता है वो, तो रीअरेंजमेंट जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो। तो रीअरेंजमेंट पहले करवाते हैं और फिर वहां पे क्या होगा, सेल का अटैक, तो जहां रीअरेंजमेंट होगा तो वहां पे क्या है, मॉर्कोनिफ्यूल को फिर भूल जाओ, तो वो वहां अप्लाई नहीं होगा। मतलब मॉर्कोनिफ्यूल एक छोटा सा रूल है जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल पे अप्लाई होता है, बड़ी जगह अप्लाई नहीं होगा, मीन्स जो एग्जाम में आने वाला है उसमें अप्लाई नहीं होगा, छोटे मोटे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बस होता है वो। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, एडिशन ऑफ HX एंड मार्कोव रूल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्कोव रूल या मार्कोव रूल। अब हम लोग इसमें आगे करते हैं इफेक्ट ऑफ पेरोक्साइड का इफेक्ट। तो याद करो मैंने कहीं पेरोक्साइड अभी रिसेंटली पढ़ाया है, अरे 2 लेक्चर पहले ही मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें पहला था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करने के देखो 3 तरीके थे, पहला था हाई टेम्परेचर, दूसरा था सनलाइट, तीसरा था पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी क्या होता है, हेलोजिनेशन, तो पेरोक्साइड से भी हेलोजिनेशन होता है। तो पेरोक्साइड क्यों यूज कर रहे थे, पेरोक्साइड की यूज कर रहे थे फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए। तो पहले समझते हैं यहाँ पे क्या है, पेरोक्साइड लगते ही क्या होगा, मैकेनिज्म अभी देखते हैं, पर पहले लिख लेते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है। कैसा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये कुछ बदलने वाला है, तो यहाँ पे कैसा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये किस पे अप्लाई होगा, मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, HF, HCl, HBr, HI, सर एक ही पे अप्लाई होता है, वो HBr। तो ये किस पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली ऑन
HBr पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन ये आता है कि अब इसमें होगा क्या, इसमें अप्लाई होगा एंटी मार्कोनिफ रूल। एंटी मार्कोनिफ का मतलब, मार्कोनिफ रूल तो कहता था कि हाइड्रोजन उसको देना है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिफ, अब हाइड्रोजन उसको दे दो जिसके पास कम हाइड्रोजन, हो गया खत्म काम। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा आपके पास एंटी मार्कोनिफ रूल। तो एंटी मार्कोनिफ रूल को क्या हम लोग बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट, इसको हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन भाई उसको दे दो जिसके पास कम हाइड्रोजन। तो क्या बोलता है ये रूल, ये रूल बोलता है ये है hydrogen is given to that carbon which already have less hydrogen H लिख लेते हैं, which already have less hydrogen। तो भाई हाइड्रोजन उसको देना जिसके पास कम हाइड्रोजन, बस ये समझना। पेरोक्साइड का मतलब, अरे पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड, इसको लिखा जाता है ऐसे ROOR, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। किसी मॉलिक्यूल का भी नाम देने का मन होगा तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। अब समझते क्या है इसको। अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन HBr के साथ, बहुत छोटा सा एग्जांपल, बच्चों वाला एग्जांपल कर लेते फटाफट। तो क्या बना, J बना, J, पर अगर हमने इसके जगह ले लिया होता HBr और साथ में ले लिया होता पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिफ रूल, हाइड्रोजन जिसके पास कम हाइड्रोजन, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। तो ये इसका आंसर आता, ठीक है, समझ में आया ये। अब सबसे इंटरेस्टिंग और एक बात, क्या, कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली ऑन HBr। सिर्फ ओनली बोला, ओनली का मतलब सिर्फ HBr, कोई एक सबसे नहीं, सिर्फ HBr। मतलब आपने अगर HCl के साथ अगर पेरोक्साइड लिया तो पेरोक्साइड इसमें काम ही नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, जो पहले कर रहे थे वही करो चुपचाप, और क्या। तो क्या कर रहे थे, पहले कर रहे थे मार्कोनिफ रूल, तो हाइड्रोजन इसको पकड़ाओ जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। तो पेरोक्साइड इफेक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, ओनली ऑन HBr, HCl HI पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैं वो बताता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो। आलतू फालतू चीजें बताने की मुझे आदत नहीं है, मुझे नॉलेज दिखाने की आदत नहीं कि ये देखो मुझे ये भी आता है। अगर मैं किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं तो मतलब वो मैकेनिज्म पूछा जा सकता है। जिसका मैकेनिज्म काम करे वो मैं खुद ही नहीं बताता, कि मुझे यहाँ पे नॉलेज दिखाने का पर्पस नहीं, मुझे नॉलेज नहीं दिखाना कि मुझे ये भी आता है। मैं अगर मैकेनिज्म बता रहा हूँ तो मीन्स आपको उसको ध्यान से देखना है, और ये इस पे क्वेश्चन आ सकते किसी भी एग्जाम में। तो मैकेनिज्म देखते ही यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग क्या होते हैं कुछ भी बताते रहते हैं और बस अपना नॉलेज दिखाते हैं। तो नॉलेज दिखाने से कोई फायदा नहीं है, हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकता है। तो HBr का देखो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, ROOR, पेरोक्साइड, अरे बहुत रिपल्सन होगा भाई, तुरंत टूट जाएगा, ये बन गया रेडिकल, ठीक है। अब वही जब फ्री रेडिकल होगा तो 2-3 स्टेप बता देना, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, वही कहानी फिर से। चेन इनिशिएशन,
अरे जो फ्री रेडिकल वही है, इनिशिएशन चेन, प्रोपगेशन चेन, टर्मिनेशन, बस 3 स्टेप इनिशिएट करेंगे। आर ओ रेडिकल एच बी आर पे अट्रैक्ट करेगा, बनेगा आर ओ एच और बी आर रेडिकल। एच रेडिकल को नहीं बताना है, मैंने हैलोजिनेशन में 2 लेक्चर पहले बताया था। कभी भी केमिस्ट्री में एच रेडिकल नहीं बनाना है, नहीं बनाते किसी भी रिएक्शन में। तो एच को, अरे एक एच को लेके जाएगा तो बी आर रेडिकल बनेगा ये, तो हमें बस चाहिए तो बी आर रेडिकल हो गया, ये इनिशिएट हो गया। अब आगे प्रोपगेट करेंगे अब इसको, तो एल्कीन, तो इससे क्या बनेगा, बी आर रेडिकल से रिएक्शन। हमेशा याद रखना है, हमेशा वो इंटरमीडिएट बनेगा जो स्टेबल है। तो स्टेबल इंटरमीडिएट भाई बनाना है, तो रेडिकल में भी, तो फ्री रेडिकल में भी जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल में भी, तो वो क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इसका स्टेबिलिटी का भाई ऑर्डर है। तो भाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा आर सी एच रेडिकल CH2Br, सेकेंडरी रेडिकल स्टेबल होगा। एक बार रेडिकल बन गया तो अब ये जो रेडिकल जो होगा ये HBr से रिएक्शन करेगा, HBr से, ठीक है, HBr से रिएक्शन करेगा तो H को ले लेगा, तो क्या बनेगा R CH2Br और क्या बनेगा Br रेडिकल। ये रेडिकल H को ले लेगा, ये बनेगा Br रेडिकल। अब Br रेडिकल दोबारा इस पे अटैक करेगा, ये बनेगा और फिर दोबारा बार बार चलता जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है RCH2CH2Br। तो इसमें देखो हो रहा है एंटी मार्कोनिक एडिशन। H किसको दिया, H इसको दिया, इसको दिया Br, ठीक है। टर्मिनेशन कब हो सकता है, जब 2 रेडिकल मिल जाए। तो बस टर्मिनेशन कब होगा, टर्मिनेशन बस लिख लो कि when 2 रेडिकल कंबाइन टुगेदर, रेडिकल मिल जाएंगे, रेडिकल खत्म, रिएक्शन रुक जाएगा। तो कब होगा, when 2 रेडिकल कंबाइन टुगेदर, जब 2 रेडिकल मिल जाएंगे तो भाई ये रिएक्शन रुक जाएगा। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, अब इतना तो कर दिया, बताओ क्लोरीन में काम क्यों नहीं करता। तो क्लोरीन में क्यों नहीं करता, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन है फ्लोरीन, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई है, ठीक है, हाई है। तो आप जब इसको तोड़ोगे तो इससे H+ और Cl- ही बनेगा, इससे H रेडिकल नहीं बनेगा। जब H रेडिकल नहीं बनेगा तो Br मतलब तो Cl रेडिकल भी नहीं बनेगा। मतलब देखो ऐसा था कि R रेडिकल में अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे क्या है, इसको चाहिए था H रेडिकल, तो क्लोरीन H रेडिकल को नहीं जाने देता, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जाना होगा तो क्या जाएगा H+ इसके साथ कुछ करेगा ही नहीं, तो कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो पेरोक्साइड का याद रखना है कि HCl के साथ रिएक्शन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि H और Cl के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई है, तो H+ ही बनता है और H रेडिकल नहीं बन पाता। तो आप क्या बोलोगे, इन केस ऑफ HF एंड HCl फर्स्ट स्टेप का मतलब कि चेन इनिशिएशन स्टेप इज नॉट पॉसिबल। मैं जो बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है नीट में पहले से। इन केस ऑफ HF एंड HCl फर्स्ट स्टेप दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप इज नॉट पॉसिबल। तो इनके केस में पहला स्टेप पॉसिबल नहीं है, इसके केस में रेडिकल नहीं बन पाता है। तो ये बात याद रखना है कि HF और HCl के केस में पहला स्टेप पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता कि HI के केस में दिक्कत क्या है। HI के केस में दिक्कत ये है, आप जब ये करवा देते हो तो ये तो बन जाएगा, पर I रेडिकल जो है
आई रेडिकल बहुत स्टेबल है, सुस्त आदमी। जैसे आप लोगों ने हेलोजिनेशन पढ़ा होगा, याद करो हेलोजिनेशन में कहा था फ्लोरिनेशन हो जाता है, क्लोरिनेशन हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है, आयोडोनेशन नहीं हो पाता है। तो HI में आई रेडिकल बहुत स्टेबल है, तो आई रेडिकल जो होता है वो इस पे अटैक ही नहीं करता है। तो जब अटैक नहीं करेगा तो ये नहीं बनेगा। तो आई के केस में याद रखना है कि सेकंड स्टेप दैट इज चेन प्रोपगेशन स्टेप नहीं होता। ये जो मैंने बोला है यही पूछा गया था। इन केस ऑफ क्लोरिनेशन फर्स्ट स्टेप इज नॉट पॉसिबल, वेयर एज इन केस ऑफ आयोडोनेशन सेकंड स्टेप इज नॉट पॉसिबल। आयोडोनेशन के केस में ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल तो बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्री रेडिकल तो बन जाएगा, पर उसमें आगे का रिएक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज आई रेडिकल इज वेरी वेरी स्टेबल। तो हम लोगों ने क्या किया, एडिशन ऑफ HX, सिंपल मार्कोनिफ एडिशन और एंटी मार्कोनिफ एडिशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से देख लेना, हाइड्रोजन आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ध्यान से करवा लो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा।